हाँ जी, क्या था डिस्कशन का? जेई मेंस और S2 रेस। पहले शीट कर लेते हैं। वेक्टर का जेई मेंस क्या क्या था? 16 से 25 तक था। बताओ भाई, जेई मेंस के अंदर कर रहे हो तुम लोगों को? हाँ, 16 से 20। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 16 से 20 पक्का कह रहे हो? आसान है। 21 से लेके 25 पूछ लो। 21 से 25, 25 तक ही दिया था। इसके बाद S2 पे आ जाता है। S2 में कितना दिया था? रिमेनिंग। नहीं नहीं, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग होता है। तो S2 के अंदर हमारा डिस्कशन में क्या क्या हुआ था? सेकेंड, फोर्थ, 5, 6 और 13 से 16 हो गया था। तो हम लोग ऐसा करते हैं, उल्टा चलते हैं, 13 से पहले चलते हैं। 12। क्वेश्चन नंबर 12 S2 पक्का। 11, 10। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बट जिसने इसको करा नहीं और देख के छोड़ दिया वही बस नहीं कर पाएगा। बाकी ये सबसे आसान क्वेश्चन है S2 का। देन 9th। हाँ, ये तो होना चाहिए डाउट। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ एबीसी of tetrahedron are this respectively: the altitude from the vertex D on the opposite face ABC meets the median through A। थोड़ा एक बार अपन इसका फोटो बनाए, है ना, और थोड़ा सा 3D में इसको विजुलाइज करें। एक मिनट, क्योंकि घर पे तो सबने किया ही होगा, क्योंकि अभी समझ में उन्हीं को ही आएगा जो लोग थोड़ा सा इसको विजुलाइज करेंगे। अभी क्वेश्चन करने से पहले निकाल लो सब लोग अपना पेन और थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो उसको। बहुत इजी हो जाएगा अगर तुमने विजुलाइज कर लिया जैसे मैंने बोला और सोच लिया। और रेस कौन सी थी? 28। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा और सोचा है अभी, तो तुम्हारे को एक टेट्राहेड्रॉन के 3 पोजीशन वेक्टर्स दे दिए पॉइंट के। चौथा है डी, और उससे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द अपोजिट फेस एबीसी, जो कि उसके मीडियन को मीट कर रहा है, जो कि ए से ड्रॉ किया गया एट द पॉइंट ई। और हमें एडी की लेंथ दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। तो क्वेश्चन कुछ यहाँ से शुरू होता है। इमेजिन दैट यू हैव दिस ट्राइंगल जो कि बेस में है ए, जो कि कितना है 1 1 1। ये बी हो गया 1 0 0, और ये सी हो गया 3 0 0, और ये डी यहाँ पर कहीं है। क्योंकि बोर्ड पे एक्चुअली फोटो बन नहीं पाएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि 3D का है तो हमको विजुलाइज थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। बट इतना जरूर है कि यहाँ पे अपने को वॉल्यूम दे रखी है, दिख रही है वॉल्यूम, और वो है 2√2/3। तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू हाइट। तो मेरे यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सबने निकाल लिया, तो हाइट की वैल्यू बता दो। 2 आती है, मान लो सही है। तो ये तुम लोग निकाल लोगे, क्योंकि ये तुम्हें पता है ना, ये पता है ना, है ना।
एबीसी का एरिया आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो कह रहा है कि तुमने ए से क्या ड्रॉ किया है, मीडियन, तो ऐसे तुमने मीडियन ड्रॉ किया, ये मिला मिड पॉइंट पे, मीडियन है तो मिड पॉइंट में मिलेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 0 0, है ना। अब वो कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी ऑन द अपोजिट फेस एबीसी मीट्स द मीडियन लाइन थ्रू ए एट ई, तो यहां से इस पे तुमने क्या डाला, परपेंडिकुलर ऐसे, और उसने इसको कहाँ इंटरसेक्ट किया, ई पे, समझ रहे हैं क्या। और वो कह रहा है साथ में कि एडी की लेंथ कितनी है 4, तो तुम ध्यान से देखो ये लेंथ तो तुम्हें मिली गई ना, ये यही तो हाइट होगी ना, क्योंकि तुमने बेस पे परपेंडिकुलर तो डाला ही है, ये एबीसी जिस प्लेन पे है उस पे डी से परपेंडिकुलर तो गिरा ये जाके, तो उसकी हाइट कितनी है 2, तो ये सोचो 2 है, क्या तुम ए ही निकाल सकते हो क्या। तो तुम्हारे पास इस तरह का फोटो है, ये 90 डिग्री, ये ई, ये ए, ये 4, ये डी, और ये 2, तो ये कितना हो गया 2 √3, यहां तक समझ में आया क्या। अब इमेजिन करना कि जो डी पॉइंट की पोजीशन है वो तो 2 हो सकती है, एबीसी ट्रायंगल ऐसा किसी ने लिया तो डी ऊपर ले लिया, एक नीचे भी तो ले सकता है, तो जब डी को अपन 2 पोजीशन देख रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर गिरेगा प्लेन पे वो भी तो 2 जगह मिलेगा, यानी ई की कितनी पोजीशन हो सकती है, 2 हो सकती है, इतना समझ में आया क्या। अरे ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ऐसे सोचे एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी 2 पे कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 2 ही होंगे ना, एक ऊपर और एक नीचे। अगर मैं इस बात को समझ गया हूं तो ये ए ही तुम्हारा आ चुका है 2 √3। अच्छा एम बताओ कितना है, एम कितना है, √3 है, सही है। अब क्या क्या हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकती है, देखना ध्यान से, ये हो गया ए, ये हो गया ई, और ये हो गया एम, ये कोऑर्डिनेट कितना है 1 1 1, ये कितना था 2 0 0, और ये पता करना है, और सेक्शन फॉर्मूला से देखे तो ये मिड पॉइंट है दोनों का, क्योंकि ये दूरी कितनी है √3 और ये 2 √3, ये देखो मिड पॉइंट हो गया, तो क्या तुम ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये हो गया, एक फोटो, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ए हो जाए, ये एम हो जाए, और ये ए है 1 1 1, और ई जो है वो इस तरफ चले जाए, और ई के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं। अब क्या हो गया, अब ये जो हो गया ये मिड पॉइंट हो गया दोनों के बीच का, क्योंकि ये दूरी कितनी है 2 √3, और ये दूरी √3, अच्छा नहीं ये 2:1 हो गया, तो ये 2:1 सेक्शन फॉर्मूला लगा करके दो कोऑर्डिनेट बताए तो क्या तीसरा आ जाएगा, और दो अभी बताए क्यों आ रहे हैं, दो आने ही चाहिए, एक ऊपर के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और एक नीचे के करस्पॉन्डिंग, हो गया सवाल साहब खत्म, कितना आसान हो गया, नहीं आया ना समझ में, आया ऑनलाइन वालों को समझ में भाई, कैसे किया है यहाँ पर ये क्वेश्चन, कुछ पल्ले पड़ा है जिन्होंने इस क्वेश्चन को घर पे टाइम दिया उनको कुछ पल्ले पड़ा है क्या, कैसे किया ये, 3 लोगों को समझ में आया बस, है ना, बाकी लोगों को तो हवा नहीं लगी, कोई बात नहीं छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, जी सर। एम का, हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा आसान नहीं है सेक्शन फोर वाला, ये ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9th, इसके बाद आते हैं 8th, 7th, 6th हो गया था पहले डिस्कस, 5th भी हो गया था, 4th भी हो गया था, अब आते हैं 3rd, हो गया श्योर, डॉट लेना है, उधर देखें आर डॉट पी टाइम्स पी वेक्टर बराबर आर, तो उसका डॉट ले लो किसके साथ, आर के साथ, तो उसे तुम्हें पी डॉट आर 1 मिल जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है दूर दूर पास पास से अपन का वेक्टर्स में रिलेशन आ जाएगा। सेकंड, पहले हो गया 1 हो गया, एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे 1 के लिए, और तुम चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, सुनना यहाँ पर, अभी लिखो नहीं, अभी सुनो बस, क्या बता रहा था मैं, हाँ ये जो भी लोग ध्यान से लेक्चर सुनते हैं जब मैं कुछ बातें बोल रहा होता हूँ, क्योंकि हर चीज जो अपन बोलते हैं वो अपन कॉपी में लिखते नहीं है, और ना लिखना चाहिए। मैंने एक लाइन कही थी, टेट्राहेड्रॉन में अपोजिट एजेस क्यू होती है, याद हो तो बहुत अच्छे से समझाया था मैंने उस दिन,
और एक नहीं 3-4 बार। तो ये जो ए बी लाइन है और ये जो डीसी लाइन है ये स्क्यू लाइंस होगी। हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखो इन स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी, अगर ध्यान से देखे तो अगर तुमने देखा हो तो तुम्हें क्या क्या डेटा दे रखा है। देखो तुम्हें ए बी की लेंथ दे रखी है 12, तुम्हें सी डी की लेंथ दे रखी है 6, और तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का दे रखा है बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये तुम्हें दे रखा है 8। और तुम्हें ये ही दो एजेस के बीच का एंगल भी दे रखा है, इनके बीच का एंगल बिटवीन देम कितना दे रखा है 5/6। देखो मेहनत तो मैं तुमसे कराऊंगा लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ। तुम इसको ओरिजिन ले लो, तुम इसको ले लो ए वेक्टर, तुम इसको ले लो बी वेक्टर, और तुम इसको ले लो सी वेक्टर। मैं जो जो क्वेश्चन बोलता रहा हूँ उसका आंसर जिन जिन लोगों को नॉलेज है जो कॉपी पढ़ते हैं वो लोग हाँ या ना रहेंगे। क्या तुम ए बी की वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो? क्या तुम सी डी की वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो? क्या हमें दो लाइन के बीच के शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया गया था? तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितना दे रखा है 8। क्या हमें ए बी लाइन की वेक्टर इक्वेशन मिल गई? क्या हमें सी डी की मिल गई? घर पे आकर के एक काम करना, ए बी की वेक्टर इक्वेशन लिखना, सी डी की लिखना, और उनके बीच क्या लगा देना शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? और जैसे ही तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें एक रिलेशन मिलेगा जो तुम आगे के लिए यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू 1/6। और यहाँ आता था बॉक्स, अब बॉक्स की जगह देखना क्या आएगा, किन एजेस की बात हो रही जो कि स्क्यू है, तो ये आएगा तुम्हारा ए बी की लेंथ, सी डी की लेंथ, इन दोनों स्क्यू जो एजेस है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम जो कि π/6 दे रखा है। ये चाहे तो आगे फ्यूचर के लिए एज अ फॉर्मूला याद रख सकते। कहां से आया ये? कुछ नहीं करा है मैंने, मैं फिर बता दूं मैंने क्या लिखा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी और वेक्टर इक्वेशन ऑफ सी डी, और इनके बीच में सिर्फ फॉर्मूला लगाया किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। और इस टेट्राहेड्रॉन की बताओ वॉल्यूम क्या होगी, डी ए डी बी और डी सी, यही होगी ना। अगर तुम्हें ये सब आता है और मैंने जो बोला है बस तुम्हें सिर्फ 3 से 4 लाइन की कैलकुलेशन करनी है और तुम उस फॉर्मूले पे पहुंच जाओगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ। ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने यहाँ पे? क्या ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में आया क्या जो मैंने यहाँ बोला है? अब जिनको मेहनत नहीं करनी है उनको तो देखो है ना प्रॉब्लम रहेगी, करा नहीं पूरा और सीधे बता दिया। बट मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन पढ़ा चुका हूँ, और मैं लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पढ़ा चुका हूँ, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ। तो जो करना चाहे उसी के लिए है, जो ना करना चाहे सामने फॉर्मूला है रट्टा मार। अच्छा वो π/6 तो यहाँ पर था एंगल, आप उसको साइन थीटा लिख दो, वही है। हाँ वो करा, जिसने करा होगा उसने बिल्कुल यही करा होगा, बट उसने ये चीज ऑब्जर्व शायद नहीं करी होगी कि ये फॉर्मूला ऐसा बन जाए। और अगली बार के लिए क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया कि कल को हमें टेट्राहेड्रॉन की अपोजिट एजेस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दी जाए और उन एजेस की लेंथ दे दी जाए तो अपन कल को ये वॉल्यूम डायरेक्टली भी निकाल सकते। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल, जो लोगों ने करा होगा उन्होंने ऐसे ही किया होगा बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास कौन सा खत्म, S2। अब हमारा बताएं क्या क्या बचा है, O1 खत्म, O2 खत्म, S1 खत्म, S2 खत्म, जेई मेंस खत्म, बचा गया एडवांस, और डू योरसेल्फ भी खत्म। अब एडवांस में कुछ दिया था? नहीं दिया था, और है कितने क्वेश्चन तो तुम समझ ही गए। संडे बीच में है ही सही, इस संडे को टेस्ट है भी नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है। तो आज क्या है, फ्राइडे, कल क्या है, सैटरडे, फिर संडे पूरा खाली। मेरा सुझाव इतना सा है, आज जाके सोचे कि आज का होमवर्क है, कल क्लास है और 10 सवाल है जी एडवांस, कितने 10, और कल तो क्लास है ही नहीं, तो कल भी जाकर के कितने कर लें 10, तो कल ही खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि टोटल कितने सवाल है 20। सैटरडे संडे पूरा खाली है कभी भी, 10 आज कर ले 10 कल कर ले, नहीं है मर्जी तुम्हारी। भैया ऐसा है देखो, अब क्या लास्ट का टाइम है, शीटें बड़ी है, होमवर्क तो ज्यादा रहेगा, और अगर हम ऑल्टरनेट डे क्लास पे ले रहे हैं और अगर हम सोचे कि 10 सवाल देंगे और इससे काम चल जाएगा तो फिर हाँ मतलब 20 दिए, ऑल्टरनेट है क्लास, और एक दिन पूरा संडे खाली, रेस निकालेंगे। रेस नंबर कौन सा, 28th रेस है भाई, 28। हाँ भाई 28th रेस निकालो।
अब देखो कुछ लोग बातें करने लग गए, 20 सवाल तो देख से होंगे, जे एडवांस और है, कितने क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, सिंपल सी चीज है। हाँ भाई, 28 नंबर का रेस, 1 2 3 4, और ये सब है ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, है ना। 5 6 7 8, 8 में कहाँ गए, एक कहाँ गई, कहाँ गए, हाँ कुछ सोचा उसके बाद। हाँ अब मैं सोचते ही नहीं है ना लोग बाग, और खट से सवाल देख करके अपन लोग डर जाते हैं। क्या देखना है यहाँ पर, एस सेट क्या है, 1 2 3 4। हमें क्या कहा गया है कि ए यूनियन बी में पूरा एस आ जाना चाहिए, है ना। तो मैं तुमसे बात करता हूँ, इस एलिमेंट 1 को रखने के लिए कितने ऑप्शन, 3, या तो ए में या बी में या दोनों में, कितने, 3। यही तो इसके लिए भी, यही इसके लिए, यही इसके लिए, 3 की पावर 4, आंसर 81। नहीं आया समझ में, आंसर 81 आ गया, हो गया। अरे एलिमेंट 1 जो है, कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन हो गया। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे, एक पिछली क्लास में है ना, एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, और उस समय हमारा कनेक्शन जो है वो लूज हो गया था, और बंद हो गया था, मतलब क्योंकि अपन ने क्लास ओवर कर दी थी। सब लोगों ने पेपर दिया था संडे को। उसमें एक पीएनसी का सवाल था, याद हो तो। एक सेट दे रखा था 1 2 3 4 अप टू एन, और उसे सॉर्टेबल बनाने के तरीके पूछे थे, अगर याद हो तो। फिर उसमें 4 ऑप्शन थे, 1 और मोर देन 1 था। याद आ रहा है क्या ऑनलाइन वालों को, पेपर दिया था तो? अभी संडे को पेपर हुआ था। वो पेपर निकाल करके क्वेश्चन पढ़ लो जरा। वो एडवांस वाले पेपर में था, मेंस वाले पेपर में नहीं था। शॉर्ट टेबल वाला क्वेश्चन, एक सेट दे रखा था 1 2 3 4 अप टू एन वाला। अरे हाँ, एडवांस वाले पेपर में था। वो क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, उसका तरीका एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, इनको भी बताया था मैंने। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, है ना, ये मानते हुए कि तुम लोग जो है वो पेपर के अंदर वो क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। नहीं तो मैं जब बोलूंगा वो समझ में आएगा नहीं, याद रख लेना। पढ़ लिया? क्या वो क्वेश्चन लोगों ने पढ़ लिया क्या, एडवांस वाले पेपर का जिस बात क्वेश्चन की बात हो रही है? ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि उस सेट में हमारे पास एन एलिमेंट्स थे। अब जैसे कि एन के लिए अगर मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसको क्या करा, तुमको समझाने के लिए एन की वैल्यू 4 ले ली, यानी मैंने जो सेट लिया उसमें 4 ही एलिमेंट ले लिए। अब मैं 4 को समझाऊंगा, 5 का 6 का जनरलाइज कर दूंगा एन के लिए। तो बहुत सिंपल सा काम है कि पहला तो केस ये कि आपने 1 2 3 4 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसके कितने तरीके, एक, ये एक तरीका है। अब इस तरीके में अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को हटा करके देखते हैं और कितने तरीके से रख सकते हैं। तो मैंने सपोज करो 1 हटाया, 1 हटाया तो मेरे पास 2 3 और 4 है। अब उसमें इस वाले केस को रिपीट ना हो जाए, तो 1 को यहां नहीं रख सकता मैं, क्योंकि 1 यहां रख करके अगर मैं बोलूंगा तो ये वाला केस रिपीट हो जाएगा। तो मैं 1 को इसके 2 के आगे नहीं रख सकता, तो कहां रख सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। कितने तरीके, 3 तरीके। तो अगर मैं 1 को बोलूं कहाँ रखूं और हटा दूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाए, तो अगर मैंने 1 को यहाँ रख दिया होता और हटा दिया होता, तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। 1 को यहाँ रखा होता और हटा दिया होता, तो भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है। 1 को यहाँ रखा होता और हटा दिया होता, तो भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है। अब मैंने 1 को जैसे हटाया, मैं 2 को हटाता हूँ, तो 2 को हटाऊंगा तो 1 3 और 4। अब मैं 2 को यहाँ नहीं रख करके हटा सकता, क्योंकि यहाँ से हटाने वाला केस ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे हटा नहीं सकता यहाँ रख करके, तो यहाँ रख सकता हूँ 2 को, यहां रख सकता हूँ और यहां रख सकता हूँ। अगेन कितने तरीके, 3। अब मैंने 2 को हटाया, अब मैं 3 को हटाऊंगा, 1 2 और 4। अब मैं 3 को यहाँ रख के नहीं हटा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। तो मैं 3 को यहाँ नहीं रख सकता, तो 1 2 और 3, कितनी पोजीशन फिर से, 3 ही पोजीशन आएगी। कुछ पल्ले पड़ रहा था तुम लोगों को? अब मैं 4 को हटाऊंगा,
1 2 और 3 है, मैं 4 को यहाँ रख के नहीं हटा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो मैं 4 को यहाँ रख सकता हूँ। कितने तरीके? 3। तो अगर मैं इनको जोड़ू तो ये भी मेरे को दिख रहा है 1 + 3 × 4। बट अब इसमें एक लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में एक केस रिपीट हो रहा है। वो केस कौन सा है? सोचो तुमने यहाँ 1 रख करके हटाया होता तो भी ऑर्डर 2 3 4 बनता, और तुमने 2 यहाँ रख करके हटाया होता, एक मिनट, नंबर 2, हाँ, अगर तुमने यहाँ पर अगर उसको 1 को रखा होता और यहाँ पे 2 को रखा होता, देखो जरा ध्यान से, यहाँ तुम सोचो 2 लिखा हुआ है और यहाँ सोचो 1 लिखा हुआ है, तो ये देखो दोनों क्या हो गए? सेम। तो ये एक रिपीट हो गया। इन दो में एक रिपीट होगा, इसी तरह से इन दोनों में भी एक रिपीट होगा। ये एक रिपीटेशन और इन दोनों में भी एक रिपीटेशन। कितने रिपीटेशन हो गए? 3। ये माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर n से रिलेट करो तो ये वैल्यू कितनी है? n-1। ये वैल्यू है n और ये वैल्यू है n-1। तो इसका जनरल फार्मूला बन गया 1 + n-1 इंटू n माइनस n-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n² - 2n + 2 बन जाएगा। तुम चाहो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो कि सर 4 के लिए कर दिया, क्या 5 के लिए ऐसा होता कि यहाँ पे 4 × 5 - 4 आता? तो तुम यही काम जो मैंने 4 के लिए करके देखा है वो 3 के लिए भी करके देख सकते हो, 5 के लिए भी करके देख सकते हो। तो इस तरीके से अपन उसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसको अपन n के लिए भी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मैं n के n लेता तो उनको इसी तरह से n को इसी फॉर्म में अरेंज कर देता, तो उसके कितने तरीके? एक। अब मैं उसमें से 1 को हटाता तो बाकी को सेट करने के लिए कितने तरीके होते हैं? n-1। ऐसे n-1 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 कितने तरीके होते हैं? n तरीके होते हैं, और उनमें आपस में क्या होते हैं? n-1 केसेस रिपीट होते हैं। तो ये जनरल फार्मूला वहां से दिख भी जाएगा। तो ये इसको ऐसे कर सकते थे। अब नोट्स कॉपी निकालेंगे, होपफुली समझ में आ गया होगा जिन्होंने भी सुना होगा, नहीं आया तो छोड़ देंगे, बेस्ट है। अब हम लोग 3D पढ़ रहे थे शायद, है ना? और 3D में हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, वो एडजेसेंट वाला, है ना, डीसी वाला क्वेश्चन दिया था अपने को। तो ये लाइन थी और इसी के साथ ये बहुत ही छोटा एंगल बना रही थी, दूसरी लाइन जिसको डेल्टा थीटा कहा गया था। ये लाइन को L1 बोल देते हैं, इस लाइन को L2 कह देते हैं। ये हमारा L M और N का डायरेक्शन है, और ये L + डेल्टा L M + डेल्टा M और N + डेल्टा N का डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा इधर। तो जैसा मैंने कल कहा भी था, जब लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें क्या सोचे, ये दो लाइन के बीच के एंगल की कहानी है। तो एक तो गया LI कैप, MJ कैप और NK कैप। इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट इसके साथ ले लेंगे, L + डेल्टा L I कैप, M + डेल्टा M J कैप, N + डेल्टा N K कैप। इनके बीच का डॉट लेंगे तो क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि ये डीसी है, और यहाँ पे कॉस डेल्टा थीटा। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कितना दिख रहा है तुम्हें? L × L + डेल्टा L, फिर आएगा M × M + डेल्टा M, और एक आएगा N × N + डेल्टा N, और ये वैल्यू किसके बराबर? कॉस डेल्टा थीटा। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये L² आएगा, M² आएगा, N² आएगा, ये तो 1 हो गया। तो ये तुम्हारे पास 1 - कॉस डेल्टा थीटा लिख दिया मैंने, और इस वाले टर्म को मैं उधर ले गया, माइनस टाइम्स L डेल्टा L M डेल्टा M और N डेल्टा N। इतना समझ में आ गया होगा? अब इसको मैं हाफ एंगल में तोड़ करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन में जाना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? थीटा। तो ये मैं लिखूं इसको, तो ये 1 - 2 sin² डेल्टा थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, अब जो ये वैल्यू है, बहुत ध्यान से सुनना, ये वैल्यू कैसे निकलेगी? ये वैल्यू यहां से निकलेगी कि ये डीसी है, तो L + डेल्टा L का होल स्क्वायर और M + डेल्टा M का होल स्क्वायर और N + डेल्टा N का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। और जब इसको ओपन करेंगे तो एक L² आएगा, एक M² आएगा, एक N² आएगा, साथ में एक आएगा डेल्टा L का स्क्वायर, डेल्टा M का स्क्वायर और डेल्टा N का स्क्वायर, और साथ में तुम्हें दिख रहा होगा एक टर्म आएगा जो कि यही वाला आएगा। इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, L डेल्टा L। समझ में आ रहा है कुछ? इज इक्वल टू 1, और ये भी तो 1 ही है, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कट ही आएगा। और आई होप यू कैन सी कि सर ये वैल्यू मिल गई हमें। तो मैं सिग्मा L × डेल्टा L ये यहाँ रख देता हूँ इस जगह पे। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? माइनस टाइम्स, नहीं माइनस ऑलरेडी है वहां पे,
ये प्लस टाइम्स ही आएगा, ये आएगा प्लस का डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर और डेल्टा एन का होल स्क्वायर और बाय 2 आएगा। समझ में आ गया क्या? और जब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 और साइन स्क्वायर डेल्टा टीटा बाय 2 इज इक्वल टू यही टर्म जो लिखा हुआ है सेम टू सेम पूरा का पूरा। अब क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो अपन जानते हैं कि साइन को क्या लिख सकते हैं टीटा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा टीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यही चीज एज इट इज। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर ये 4 आएगा तो एक ये वाला 2 इसको काट के 2 बनाएगा और एक ये जो नीचे वाला 2 है वो भी इसको काट देगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में आता है, पूछा जा चुका है और रेगुलरली कह सकते हैं कि आने वाले क्वेश्चंस में से वन ऑफ द क्वेश्चंस है। वैसे तो ये अपने सिंगल करेक्ट के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपसे ये पूछ सकते हैं कि डेल्टा टीटा स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर इन सब में रिलेशन क्या होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना करके क्वेश्चन बना सकते। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इट इज नॉट, ये कहें कि मतलब बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन। तो ये हमने कल लास्ट क्लास में डीसी और डीआर पढ़ लिए थे और उनके बीच का रिलेशन भी पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। जो डीसी और डीआर अपने को बताना था ये काम हमारा पूरा हो गया। वो वाला क्वेश्चन हो गया था, क्या बोलते हैं, क्यूब वाला हो गया था, ऑब्जेक्टिव तरीका भी बता दिया था उसका अपन ने। ठीक है, अब अपन एक बार थोड़ा सा वेक्टर का रिकैप कर लेते हैं। प्रोजेक्शन का यूज अपन लोगों ने देखा था, उसी पे अपन आ रहे हैं वापस से प्रोजेक्शन के ऊपर, है ना। तो पहले ये फटाफट जो भी लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करें। बोलूं, ओरल आंसर दे दोगे तुम लोग अगर तुमने वेक्टर के नोट्स पढ़ रखे हैं तो। सपोज करो ये हमारा एक्स वाई और ये जेड है, ये ओरिजिन है। तुमने इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है एक पॉइंट पी से, जिसके कि मान लो एक्स वाई और जेड ही पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये ओपी वेक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी ओपी वेक्टर, एक्स आई के वाई जे के जेड के। अब मेरा क्वेश्चन बहुत लल्लू है, पेन वगैरह उठाए आंसर दे सकते हैं। ओपी वेक्टर का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड एक्स, मॉड एक्स। समझ गए? तो क्या करा अपन ने, वही काम करा जो वेक्टर में सिखाया था, कुछ नया नहीं किया। ओपी वेक्टर का डॉट लिया आई कैप के साथ, नहीं आया समझ, परफेक्ट है ना। तो देखा, मैंने कहा ना जो लोग पढ़े हुए वो लोग बगैर पेन उठाए आंसर दे देंगे। अब आते हैं अपन इसी में थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास फिर से यही है, ये z है, ये x है, ये ओरिजिन है और ये y है। बहुत ध्यान से सुनना, एक लाइन है ऐसी जा रही लाइन, और हमने क्या कहा कि इस लाइन का हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट ले लेते हैं, दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला, ए और बी। मान लो ये पॉइंट ए है, x1 y1 z1, x2 y2 और z2। मेरा क्वेश्चन है कि जो ये सेगमेंट है लाइन का, कौन सा, ए बी, ए बी जो सेगमेंट है लाइन का, इसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका लेंथ क्या होगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। वाई एक्सिस पे परफेक्ट, कैसे लिखा, फिर से वही करा अपन ने, हमने ए बी वेक्टर लिखा और उसका प्रोजेक्शन एक्स पे लेना था तो डॉट विद आई कैप, और क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही तो मॉड लगा, यही करा हम लोगों ने। अब इसको हल्का सा फिर बदल देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये रहा कोऑर्डिनेट प्लेन अपना एक्स वाई जेड। अच्छा एक और चीज, वैसे तो ये मैंने पहले भी बताया था और अब तुम लोग शीट वीट करोगे तुम्हें दिखेगा, कई जगह तुम्हें ऐसा आर क्यूब दिखता है लिखा 3D के अंदर वेक्टर के अंदर, इसका मतलब और कुछ नहीं है,
थ्री डायमेंशनल, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई एंड जेड, है ना। इसका मतलब ये होता है, रीजन है जिसमें थ्री डायमेंशनल। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम, एक लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, ये रहा ए और बी। अब ये हुआ पर्टिकुलर सेगमेंट, मतलब ये जो बनेगा, इसका मैं चाहता हूं प्रोजेक्शन कोई दूसरी लाइन पे, जिसके मुझे डीसी पता है, एल एम और एल, जिसके मुझे डीसी पता है, ये लाइन है कोई दूसरी L1। मैं चाहता हूं ए बी का, ए बी सेगमेंट का प्रोजेक्शन किस पे, अब एक ऐसी लाइन पे जिसका डीसी एल एम और एल। तो अगर अभी कोई बच्चे को ये लग रहा है नया पूछ रहा हूं, तो फिर उस बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी भी मैं डॉट ही लूंगा और ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा मुझे इससे, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप यूनिट वेक्टर है। और अब मैं ए बी वेक्टर लिखूंगा तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1। अब मैं ए बी वेक्टर का क्या लूंगा, डॉट विद एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, और इसका पूरे का मॉड ले लो। तो क्या बनने वाला है सोचो, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस, और पूरे पे मॉड। समझ गए क्या? तो ये चीज मैं नहीं भी बताता तो मेरे को पूरी उम्मीद थी तुम लोग बता दोगे। वेरी गुड, लिखेंगे लेकिन अपन नोट्स कॉपी में। पहला पॉइंट ये पहला है, अभी इसके लिए लिख रहे हैं, फिर इसके लिए लिखेंगे दूसरा, और फिर इसके लिए लिखेंगे तीसरा। पहला हेडिंग कुछ नहीं है, नोट है ये बस। वैसे तो ये लिखाने का है कोई सेंस नहीं, क्योंकि वेक्टर में ही पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ दे रखा है तो मैंने कहा एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो लिखो पहला पॉइंट, प्रोजेक्शन फोटो वही बनाना जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है। पहला मतलब पहला, दूसरा मतलब दूसरा, तीसरा मतलब तीसरा। पहला पॉइंट बोल रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, फुल स्टॉप। अब इसके नीचे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, फोटो बना लेना साइड में, है ना, जगह छोड़ देना। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, magnitude of projection of OP on x axis is mod x, is mod x। उसी के नीचे बाकी दोनों लिख लो, magnitude of projection of OP on y axis is mod y and magnitude of projection of OP on z axis is mod z। लिख लिया, magnitude of projection of OP on x axis is mod x, magnitude of projection of OP on y axis is mod y and magnitude of projection of OP on z axis is mod z। पहला फोटो बना लो। सेकंड फोटो, फोटो रफ बना लो यार, ज्यादा सजाओ मत उसको ना, फटाफट लिखो। सेकंड फोटो बना लिया, साइड में बना लो छोटा सा फोटो और उसके बगल में लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, या ए बी कुछ भी लिख लो, ए बी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस इज क्या होगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। और इसी तरह से तुम बाकी दोनों एक्सिस के लिए लिख लो उसी के नीचे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी on y axis is mod of y2 minus y1 and magnitude of projection of AB on z axis is mod z2 minus z1। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रही है क्या भाई क्या बात हो रही है, यहाँ पे प्रोजेक्शन पहली बार पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? हाँ, और अब तीसरा, तीसरा फोटो वही है जो मैंने बना रखा है, तुम वही बना रहे हो, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट
AB, magnitude of projection of line segment AB on the line having DC, on the line having DC L, M, N, on the line having DCs L, M, N is given by, और ये लिखेंगे हम इस तरह से, और ये फिर बोल देता हूं, जिन लोगों को प्रोजेक्शन आता है क्या होता है उन लोगों को ये सब ओरली दिख जाता है। ये आएगा इसका आंसर, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इंटू एल। कुछ नहीं किया है, ए बी वेक्टर लिखा है और ए बी वेक्टर का क्या लिया है, प्रोजेक्शन ऑन एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप, जो कि खुद अपने आप ही एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि एल एम और एन कौन है, डीसी, और डीसी का मतलब पता है सबको, लास्ट क्लास पढ़ी है तो, कि डीसीज आर नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है क्या, बात पल्ले पड़ गई क्या? पल्ले पड़ गई तो एक क्वेश्चन डेटाबेस वाला करके दिखाओ, डेटाबेस क्वेश्चन है ये। Find the length of projection of line segment joining the points -103 and 251 on the line whose, अब यहाँ पे थोड़ी चालाकी चल दी है उसने, डीआर दे दिए। क्या डीआर दे दिए तो मैं खुद डीसी नहीं निकाल सकता क्या? तो इसमें कौन सी चालाकी हुई? आई होप x1 y1 z1 दिख रहा है, x2 y2 z2 दिख रहा है, ये रहा देखो, x2 माइनस x1 दिख रहा है वहां से, y2 माइनस y1 दिख रहा है, z2 माइनस z1 दिख रहा है। डीआर से डीसी कैसे निकालें, डीआर से डीसी कैसे निकालें? 6/7, 2/7 और 3/7, और इसके आगे प्लस और माइनस, ये डीसी हो गए। अब तुम बोलो सर कौन सा लें, कोई भी एक ले लो, प्लस वाला या माइनस वाला, उस मॉड के अंदर आंसर सेम है, 22/7। वेरी गुड, आंसर विल बी 22/7। एक्सीलेंट, आया क्या? नहीं, थर्ड वाले का डायग्राम साफ साफ दिख रहा है भाई, उसमें कुछ भी नहीं है ना, जो डायग्राम है वो बना हुआ है, ये तो अपन को बताना ही नहीं है, वेक्टर में पूरा पढ़ा चुके हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम पहले जेई में आ चुका है ना, टाइम काफी हो चुका है तो फिर से है ना चांसेस रहते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइंस L1, जो कि R वेक्टर बराबर I प्लस J प्लस K प्लस लैम्डा टाइम्स 3I माइनस J, एंड L2 R वेक्टर बराबर 4I माइनस K प्लस म्यू टाइम्स 2I प्लस 3K on a line with DRs 2, 1 and 2। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। हमें बोला है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइंस L1 एंड L2 ऑन द लाइन हैविंग दिस DR, मतलब क्या है? एक जना बोलो, सारे मिलके वो पता ही नहीं चलता कौन सही बोल रहा है कौन गलत। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो मतलब ये कहने का मतलब ये कि जैसे लाइन L1 ये है, ये लाइन L1 है यहाँ पे हमारे पास, और एक लाइन L2 ये,
क्या ये लाइंस पैरेलल दिख रही है? तो हमारे को जो तीसरी लाइन है, एक ऐसी कोई तीसरी लाइन है जो इनको कट कर रही है, ये तीसरी लाइन है हमारी। इस लाइन का हमें क्या पता है? डी आर। डी आर क्या है इसका? 2 1 और 2, ये डी आर है इसका। तो इस लाइन ने इस लाइन को कहीं कट करा, मान लो ए पे कट किया, और इसको कट किया, कहाँ कट किया? बी। ये दूरी मांग रहा है वो, ये इसका लाइन का इंटरसेक्ट हुआ इन दोनों लाइन के बीच में। हमें ए बी निकालने को कह रहा है वो। फाइंड आउट ए बी डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? क्वेश्चन है कि कैसे निकालेंगे, करो कैलकुलेशन। और ये 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, अगर हमको सही तरीके से पता है कि क्या करना है ना। अल्टीमेटली सारा क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन का है। हम्म। क्वेश्चन टफ नहीं है जरूर बोलूंगा, बट कैलकुलेशन है। क्या? देखो, 2 मिनट, चलो।
कितना बताया था तुमने वैसे? तुम लोग कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हो या तुम कैलकुलेशन ब्लंडर कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो तुम लोग। अब देख लो यार, है ना, काफी टाइम फिर चला जाएगा तो फिर है ना प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहला काम कुछ करना ही नहीं था। ये L1 पे ये जो पॉइंट ए है, ये लिखा हुआ है सामने, इसको जनरल पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे। ये लिखा है 1 + 3 लैम्डा, 1 - लैम्डा और 1, लिख लिया होगा ये इस पे भी लिख रहा है 4 + 2 म्यू, फिर 0 और 3 म्यू - 1, सही है। अब तुम ये देखो, जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इसके साथ पैरेलल होगा, तो ये कोलिनियर हो गए, खत्म। तो ए बी वेक्टर जो बनेगा, ए बी वेक्टर इज कोलिनियर विद द लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। इट इज कोलिनियर विद 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो क्या होता है कोलिनिटी कंडीशन, कि आई का रेशियो, जे का रेशियो और के का रेशियो बराबर होता है। ए बी वेक्टर क्या बनेगा, जरा देखो, दिस माइनस दिस करो, क्या बनेगा, ए से बी की तरफ जाता वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर आएगा तुम्हारा 3 + 2 म्यू - 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। दिस शुड बी इक्वल टू, दिस माइनस दिस करो, λ - 1/1 एंड दिस माइनस दिस करो तो 3 म्यू - 2/2। अब हम इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो लैम्डा और म्यू में इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे ही दो लैम्डा और म्यू में इक्वेशन मिली तो लैम्डा और म्यू आ जाएगा। लैम्डा और म्यू आ जाएगा तो वहां रख देंगे तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और फिर डिस्टेंस वन लगाएंगे तो आंसर आ गया। बट लैम्डा और म्यू निकालने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं हो तो तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। याद करो लास्ट ईयर अपन ऐसा पढ़ते थे एफओएम के अंदर, A/B = C/D है, तो क्या इसको A - C/B - D लिख सकते हैं? क्या इसको A + C/B + D भी लिख सकते हैं? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इसमें 3, अरे समझना 3 ऊपर नीचे क्यों करा, क्योंकि मैं इसमें जोड़ूंगा ना तो ये लैम्डा उड़ जाएगा, तो तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। और यही काम मैं यहाँ पर इसके अंदर, इन दोनों के अंदर किसको एलिमिनेट करने के लिए कर दूंगा, म्यू के लिए। तो एक बार लैम्डा आ गया और एक बार म्यू आ गया, तो तुम्हारा लैम्डा और म्यू फास्ट आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं था, करना तो इस इक्वेशन से क्या निकाला है, लैम्डा और म्यू। बट अगर तुम ये थोड़ा दिमाग लगा लो यहाँ पे, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अच्छा मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ, लैम्डा और म्यू बताओ क्या आएगा। लैम्डा सब अलग अलग बताए जा रहे हैं। लैम्डा आएगा 15/11 और म्यू आएगा 10/11। हाँ बिल्कुल सही है, लैम्डा आएगा 15/11 और म्यू आएगा तुम्हारा 10/11। अब जब ये तुम रखोगे तो तुम्हें किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, ए का, और इससे मिलेगा बी का। अब तुम ए और बी में डिस्टेंस वन लगाओ तो 12/11 मिलेगा। ये आंसर करेक्ट है। दिस इज द फाइनल आंसर। नहीं आई बात समझ में? टफ नहीं है, कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक करके हम ये क्वेश्चन बार बार गलत आंसर दे देते हैं, और यही होता है। कैलकुलेशन क्यों गलत होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं साफ एक ही चीज बोलूंगा, हम अगर अगर हर क्वेश्चन को उतनी ईमानदारी से करें कि ये क्वेश्चन मुझे सही ही करना है, गलत नहीं करना, पूरा कंसंट्रेशन उस पर लगाएं, तो मिस्टेक नहीं होगी कैलकुलेशन। बट हमें अंदर ही अंदर से पता होता है कि अरे कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या है, इसका कोई मार्क्स तो है नहीं क्लास में। यही चीज होती है ना। और घर पे कई लोग फिर पूरी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो लोग तो अपने साथ बहुत, मतलब बहुत बड़ा वाला नुकसान वो लोग झेलने वाले हैं। कि जो भी होमवर्क में अगर एंड तक कैलकुलेशन नहीं लेके जाते और वो सोचते हैं कि हाँ छोड़ देता हूँ ये तो हो ही जाएगा, मैंने यही कहा था, मतलब कि छोड़ना नहीं होता है, आखिरी आंसर तक लेकर आने के मार्क्स होते हैं पेपर में। स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आखिरी जो भी बच्चे को इसके पूरे कॉन्सेप्ट पता है, वो आखिरी में ए बी की वैल्यू गलत निकाल रहा है कि 12/11 की जगह कुछ और आ रहा है। हाँ ए बी को हम क्या लिखते हैं, लेमडा टाइम्स डीसी, इसका। हाँ हाँ
किसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, किसमें सब्स्टिट्यूट कर देते? नहीं मतलब ए बी वेक्टर को तुम लिख दोगे आर टाइम्स डीसी, ओ डीसी हो गया। फिर हाँ ठीक है, वो एलिमिनेशन करना पड़ा वहां पर, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही है। हाँ ठीक है, सही है। वही, ये तो सिंपल सी चीज ये है कि अपने पास ये जो ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर इसके साथ कोलिनर है, तो हमने इस डायरेक्शन में क्या लिख लिया, यूनिट वेक्टर। और लैम्डा टाइम्स लैम्डा मतलब डिस्टेंस ए और बी के बीच का, तो हमने ए बी को क्या कर दिया, आर टाइम्स एक यूनिट वेक्टर बना लिया इसके डायरेक्शन में। अब वेक्टर कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में लिख रहे हैं उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो वही इसने किया। और उसमें भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, दो इक्वेशन से अपने को एलिमिनेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग प्लेन। हमने को इस चैप्टर में दो ही चीजें पढ़नी है, प्लेन और लाइन। तो हम पहले शुरू कर रहे हैं प्लेन। प्लेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कहाँ पढ़ा था, वेक्टर में। कौन सा फॉर्म पढ़ा था, कौन सा फॉर्म पढ़ा था, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, और इसको और फिर मैनिपुलेट करके लिखना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब अपन यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद कॉपी बंद कर देंगे, है ना, बहुत अच्छे बच्चे की तरह कॉपी बंद करें, साथ के साथ ना लिखें। कई सारी चीजें कोरिलेट होंगी, कुछ चीजें 2D की कोरिलेट होंगी, कुछ चीजें कहीं और पड़ी थी वो भी कोरिलेट होंगी अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो। हमने पढ़ा था सबसे पहले वेक्टर फॉर्म, जो हम पढ़ चुके हैं क्या, और हम कहते थे इसमें वेक्टर फॉर्म में कि भाई हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। हम कहते हैं इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ले लो एन, इस पे अपन लोकस के लिए लेते थे आर वेक्टर, अगर याद हो तो। और फिर हम बोलते थे इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से कि वो पॉइंट कुछ है पी, तो इसका पोजीशन वेक्टर पी ले लिया सपोज करो। इसको इससे ज्वाइन करके एक वेक्टर लिखते थे अपन, जिसको कहते थे अपन आर माइनस पी वेक्टर। और फिर हम कहते थे आर माइनस पी वेक्टर का डॉट एन के साथ 0 कर दो, तो हम कहते थे हमारे प्लेन की इक्वेशन है। और इसी को याद करेंगे तो चेंज करके ऐसे लिखना सिखाया था, आर डॉट एन इज इक्वल टू पी डॉट एन। और पी डॉट एन क्योंकि स्केलर नोन होगा तो उसको कुछ के बोल दिया करते थे, और फिर इसी में इसको आर डॉट एन कैप लिख देते थे, तो हम लोग कहते थे ये कुछ नया लैम्डा हो जाएगा। तो इसी को ऐसे लिखना या इसी को ऐसे लिखना, ये सब क्या है, प्लेन की इक्वेशन। फिर मैंने एक लाइन कही थी वेक्टर के अंदर कि जब भी हम वेक्टर से 3D में जाएंगे तो क्या करेंगे, हाँ इस आर को लिख देंगे एक्स आई वाई जे और जेड के, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज ये जो एन वेक्टर है, ये तुम्हारा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप ये वेक्टर है। और जो तुम्हारा पी पॉइंट है, जिसका तुम पी पॉइंट डिनोट कर रहे हो, उसके पोजीशन वेक्टर है x1 y1 और z1। तो अगर ये डेटा उठा करके मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखने वाला है, x माइनस एक्स वन आई कैप, y माइनस वाई वन जे कैप, और z माइनस जेड वन के कैप। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अबे गधो, आर वेक्टर क्या, एक्स वाई जेड और डॉट एन, एन का मतलब है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके यू आर गेटिंग दिस। हाँ या ना, ये दिख रहा है क्या, देखना जरा, यही आ रहा है क्या, परफेक्ट। ये हमारा 3D फॉर्म ऑफ प्लेन कहलाता है। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में, जिसको अपन को कैसे याद रखना है कि अंदर जो लिखा है उसमें x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बाहर जो ये ए बी सी लिखे हुए हैं, ये तुम्हारे नॉर्मल वेक्टर के डी आर है।
जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उसके dr, और जो ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखा हुआ है वो x1 y1 z1 पॉइंट है जो कि प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये क्या पढ़ेंगे इसको, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन containing point x1 y1 z1 and having dr's of normal vector as a comma b comma c। समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आया? फिर बोल रहा हूं, अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 ही होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लेन की इक्वेशन कल को 2x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स z माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक प्लेन ही है, बट ये वाला प्लेन नहीं है जिसको हम लोग स्पेसिफिकली बोल रहे थे कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर इसको इसी फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल के x माइनस हाफ लिखे, यहाँ से अपन 3 बाहर निकाल के z माइनस 2 ही रहने दे, और यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाले तो ये y माइनस 3, हाँ 4 है, सॉरी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस प्लेन पे एक पॉइंट कौन सा मिल गया, इस प्लेन पे एक पॉइंट आ गया 1/2 2 और 3, और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो अपना 2i, हाँ ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, जग रहे हैं सब लोग, जानबूझ के मैंने उसमें, अबे क्या हो गया, जानबूझ करके यहाँ पर मैंने z को पहले लिखा था। वो फ्लो में आदत होती है कि जब z बाद में आता है तो हम लोग पहले लिख रहे होते हैं। हाँ नॉर्मल वेक्टर में भी चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आएगा -4j प्लस 3k। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये ऐसा दिखेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और जो बाकी जो बचेगा वो एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसको अपन डी बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा एक ही चीज कहलाता है। इसमें स्पेसिफिकली अपने को पॉइंट दिख रहा होता है, इसमें अपने स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं दिख रहा होता है, बट इसमें भी देखें तो एक्स का वाई का और जेड का जो कोफिशिएंट है वो फिर से नॉर्मल वेक्टर का डी आर ही देता है, और वही चीज वहां पर देती है जब अपन अंदर ब्रैकेट में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बना देते। तो यहाँ पर भी अपने को दिखना चाहिए कि जो कोफिशिएंट है यहाँ पे एक्स वाई जेड का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर द DRs ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। नहीं समझ में आया? नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। तो अगर मुझे स्पेसिफिकली इससे जाना हो या इससे जाना हो, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज है, बट स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें तो उसमें अपने को पॉइंट दिख रहा होता है कि वो पॉइंट कौन सा है जो प्लेन को लाई कर रहा है। इस प्लेन पे कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं? इनफाइनाइट। अब यहाँ पर मैं लेके जाऊं कि स्ट्रेट लाइन अपन पढ़ते थे x माइनस वाई इज इक्वल टू जैसे 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग कहते थे इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हम कहते थे x को कुछ मान लो, चलो a मान लिया, तो y की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 3। हम कहते थे अब a को कुछ भी लिख लो y आ जाएगा, तो ऐसे इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसकी जगह हम ये भी तो कर सकते थे कि चलो x को ही पहले कुछ 1 मान लो, तो देखो y कितना आ गया, -2 आ गया। हाँ यही काम हम लोग, देखो प्लेन पे भी कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। हम चाहे तो प्लेन पे भी कोई भी पॉइंट निकालना हो तो ये काम कर सकते हैं प्लेन पे भी। जैसे प्लेन के ऊपर मान लो कोई इक्वेशन लिखी देते x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब मैंने यहाँ पर मान लो x और y दोनों को 0 0 ले लिया तो z 2 हो गया। तो मैं इस प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट अपनी मर्जी से भी निकाल सकता हूँ। कोई समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये अपन है ना, कोई बड़ा काम नहीं कह रही है। ये हमारे जो प्लेन है ना, ये क्या कहलाते हैं, हमारे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। क्या कहलाते हैं ये? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, या हम 3D फॉर्म भी बोल देते हैं, लेकिन मेन है कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें और एक चीज अगर मैं बताऊं, सुन लो ओरली, है ना, हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे तो हम लोग ये पढ़ते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इससे शुरुआत होती थी, और इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन।
फिर हम कहते थे अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो इसमें ए और बी दोनों एक साथ जीरो तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर ए और बी दोनों जीरो हो गए तो फिर सी इज इक्वल टू जीरो डज नॉट मेक एनी लाइन। याद आ रहा है? पता नहीं कितना याद आ रहा है ना। तो मान लेते हैं ए और बी में से कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा। तो हम लोग कहते थे मान लो चलो ए जीरो नहीं है, तो हम कहते थे डिवाइड कर दो। हम लोग इसको ऐसे लिखा करते थे। और फिर हम कहते थे कि देखो इस लाइन के अंदर दिख तो तीन कांस्टेंट रहे थे शुरुआत में, बट एक्चुअली है दो। यही चीज अपन ने डी में पढ़ी थी। मैंने कहा था काफी चीजें कोरिलेट होगी, तो ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है। तो हमें पता चलता है कि दिखने में लाइन में तीन कांस्टेंट एबीसी थे एक्चुअली, लेकिन है दो ही। इसीलिए हमको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा दो कंडीशन मांगी जाती थी। दो पॉइंट दे दो लाइन पे, एक पॉइंट दे दो, एक स्लोप दे दो, एक्स और वाई इंटरसेप्ट दे दो लाइन का। याद करो। इसी तरह से इस प्लेन में दिखने में कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? चार। बट ए बी सी तीनों एक साथ कभी जीरो नहीं होंगे, तो हम किसी भी एक से क्या करते हैं? डिवाइड। तो एक्चुअली में तीन ही रह जाएंगे। इसलिए किसी भी यूनिक प्लेन की इक्वेशन को निकालना होता है तो हमको कितनी कंडीशन चाहिए? तीन। या तुम याद करो, अगर मैं प्लेन के ऊपर तुम्हें तीन कोऑर्डिनेट दे दूं तो क्या तुम उस प्लेन की इक्वेशन लिख दोगे क्या? अगर मैं तुम्हें एक प्लेन के ऊपर तीन पॉइंट दे दूं तो तीन में से एक पॉइंट पकड़ लिया, और दो, एक पॉइंट को बाकी दो से ज्वाइन करके दो वेक्टर बन जाएंगे, और उन दोनों का क्रॉस लेंगे तो प्लेन का नॉर्मल बन जाएगा। अगर समझ में आया तो। नहीं आया ऐसा नहीं। खैर एनीवेज है ना, तो यहाँ पर अपन लोग कुछ बातें बोल देंगे। पहले तुम यहाँ तक कॉपी करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों को ये समझ में आया क्या? ऑनलाइन वालों को ये सब जो बोला गया समझ में आया क्या? दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? उनके नॉर्मल के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट से। दो लाइन के बीच का एंगल डायरेक्शन वेक्टर। और डायरेक्शन वेक्टर का बीच में एंगल तो तभी भी निकल जाएगा जब लाइंस इंटरसेक्ट ना करे। यानी इस टू लाइन के बीच का भी एंगल निकालना पॉसिबल है। एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल, लाइन के डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल आता है उसका कॉम्प्लीमेंट। याद है? अभी इसको अपन कोरिलेट करेंगे आगे। थोड़ा सा मतलब फास्ट लिख लेंगे ना, क्योंकि अपने को इसमें पढ़ाई हुई चीजें वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं कुछ चीजें। जैसे ये अपन ने थ्री डी फॉर्म पढ़ा हुआ था, है ना? वेक्टर मय के अंदर है ना, पढ़ा था ना ये वाला फॉर्म। तो उसी समय मैंने बताया था कि आर की जगह क्या डाल दो? एक्स वाई और जेड। वही अपन ने यहाँ लिखा है। अपन चाहे तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते थे कि ये आता है प्लेन का इक्वेशन, बट अपन ने फिर से उसको कोरिलेट किया है कि अपन वेक्टर से ही थ्री डी में आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि अपन हवा में आ रहे हैं।
जिनका वेक्टर के अंदर सारा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है ना, उनको कहीं भी 3D के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बस जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो थोड़े से बस शब्द चेंज हो जाएंगे, है ना, बस बोलने के। लॉजिक सारे वही है, अभी भी हम डॉट और क्रॉस ही खेल रहे हो। यहां तक तो मुझे लगता है सबका हो गया होगा। यहां तक आने के बाद हम नीचे नोट लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग याद है एंगल बाइसेक्टर पढ़ते थे। एक चीज बोल रहा हूँ क्योंकि संडे आ रहा है बीच में, क्योंकि अभी इसके अंदर जब वो आएगा तो मैं ओरली बोलूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। क्या हम दो लाइन के बीच के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना जानते हैं? पहली चीज, क्या हम उनसे बता सकते हैं कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है? दूसरी चीज, तीसरी चीज, वो दो बाइसेक्टर जो आते हैं उसमें से कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन करेगा, या ओरिजिन की जगह बोले कोई जनरल पॉइंट x1 y1 को कंटेन करेगा, कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है? वही सेम चीज अपन बस लाइन बदल देंगे और लाइन की जगह क्या बोलेंगे, प्लेन। वही सारे तरीके यहाँ पर भी वर्क करेंगे। स्पेशली वो वाला तरीका सब लोग रिवाइज करके आए जिसमें अपन लोग कहते हैं पहले कांस्टेंट उनको पॉजिटिव बना दो और फिर a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन देख लो, याद आ रहा है? तो मेरा एडवाइस है, अगर ये पढ़कर अगले लेक्चर में आएंगे तो अपने को चीजें को रिलेट करने में आसानी होगी। सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के आने के लिए कह रहा हूँ, कौन सा? एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस, जिसके अंदर अपन पढ़ते थे हाउ टू डिटरमाइन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, एंड आल्सो बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट x1 एंड y1। बाकी फिर हमारी इच्छा, मैंने तो बोल दिया। बोलो नोट, ठीक है? तो लिखेंगे अ प्लेन इज अ सर्फ, वैसे ये डेफिनेशन भी अपन लिख चुके हैं लेकिन अपन फिर मतलब पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अ प्लेन इज अ सरफेस, अ प्लेन इज अ सरफेस such that a plane is a surface such that a line segment joining any two points on the surface lies completely on it। यही डेफिनेशन अपन ने वहां पे भी लिखी थी। A plane is a surface such that a line segment joining any two points on the surface lies completely on it, full stop। A linear equation in three variables, a linear equation in three variables of the type, a linear equation in three variables of the type ax plus by plus cz plus d बराबर 0, अपन ने अभी अभी बोर्ड पे निकाली है। A linear equation in three variable of the type ax plus by plus cz plus d बराबर 0 denotes the general equation of plane, denotes the general equation of plane where denotes the general equation of plane where a comma b comma c are not simultaneously 0, where a comma b comma c are not simultaneously 0। अब इसके आगे वाली लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा अगर मेरे को भी सुना था तो, कि दिखने में कितने कांस्टेंट है बट हो कितने जाएंगे, तीन। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन involves only three arbitrary constants। Hence, equation of plane involves only three arbitrary constants। तीन कैसे रह गए? मान लो a जीरो नहीं है तो a से क्या कर दिया, डिवाइड। तो अपने पास b अपॉन एक लैम्डा वन बन गया, c अपॉन a लैम्डा टू बन गया, d अपॉन a लैम्डा थ्री बन गया। Hence, the equation of plane involves only three arbitrary constants। So, in order to determine a unique plane, so in order to determine a unique plane, we
need three independent conditions. We need three independent conditions. Full stop. XY प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? z बराबर 0। अब ध्यान से देखना, अभी तुमने आंसर दिया और तुम यही गलतियां करोगे। 2D में मत चले आना सोचने में। वैसे मैं बोलूंगा यहाँ पर z बराबर 0, तो z बराबर 0 तुमने क्या बोला अभी? XY प्लेन, XY प्लेन। इसी तरह से अगर मैं 3D में बोलता हूँ x बराबर 2 है, तो ये लाइन हुई या प्लेन हुआ? ये अब प्लेन हो गया। सोचो, समझ रहे हो बात को? है ना? अब कई लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ये सोचें कि x एक्सिस है, ये सोचें कि y एक्सिस है, और ये सोचें z एक्सिस है। x बराबर 2, अगर ये z एक्सिस नहीं होता तो x बराबर 2 सिर्फ एक लाइन दिखती। अब इसमें ये डायमेंशन आने की वजह से इस लाइन को इधर खींच दो और इधर खींच दो, ये एक प्लेन बन गया। अगर समझ में आया हो तो जैसे एग्जांपल एक शीट दे दो। हाँ, ये दे दो, समझना बात को। जैसे कि ये x एक्सिस है, अब फील करना तो पड़ेगा ना कुछ तो मानना पड़ेगा। मान लो चलो ये x एक्सिस है और ये y और ये z। अब सोचो x बराबर 2 कैसा होगा? ऐसा दिख रहा है, ये प्लेन है। देखिए अब x बराबर 2 प्लेन है। x बराबर 2 इज नाउ प्लेन। अगर मैं 2D में बात कर रहा हूं तो x बराबर 2 क्या थी? लाइन। अब इसी तरह से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बोलता हूं कि अगर 3D में है, किसमें है? 3D में। और सोचो ये इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 आया, सपोज करो, ये क्या डिनोट करेगा? ये सिलेंडर डिनोट करेगा। सिलेंडर फील करो तो, अगर सोचो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 क्या हुआ? 2D में जाओ, सर्कल, अब ऊपर खींच दो, नीचे खींच दो, बन गया एक सिलेंडर। हमारे सिलेबस में नहीं है ये, बट मुझे लगा कि अभी x बराबर 2 जैसे प्लेन बता रहा हूं वैसे इसको तुम्हें इमेजिन करना सिखा दो। समझ में नहीं आया? एनीवेज, तो लिख लो, चलो चाहो तो नोट लगा के। इक्वेशन ऑफ, ऑनलाइन वालों को समझ में आया क्या भाई? कुछ पल्ले पड़ा क्या? यहाँ पर x बराबर 2 बोलूंगा तो एक लाइन नहीं होगी, वो प्लेन हो जाएगा, है ना? परफेक्ट। तो यहाँ पे नोट लगा के लिखते जाएंगे। नोट, पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज z बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज z बराबर 0, कॉमा yz प्लेन इज x बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज z बराबर 0, कॉमा इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज x बराबर 0, कॉमा इक्वेशन ऑफ zx प्लेन इज y बराबर 0। फुल स्टॉप। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, एक और चीज, ताकि ये अगला पॉइंट भी समझ में फटाफट आ जाए। 2D पे चलते हैं पहले ना, 2D से कोरिलेट करने में तुम लोगों को आसानी होगी। ये होता था हमारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है? अगर मैं तुमसे बोलूं एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पे एक लाइन लिखो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पे लाइन लिखो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हो गई y बराबर 2 और नीचे y बराबर -2, क्योंकि 2 यूनिट दूरी नीचे भी आ सकती थी, ऊपर भी आ सकती थी। समझ में आ रहा है क्या? अब अगला पॉइंट समझ में आ जाएगा, लिखो। सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन at a distance lambda, at a distance lambda क्या होगा? z बराबर लैम्डा और z बराबर माइनस लैम्डा। आ गया फील? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन एट अ डिस्टेंस लैम्डा इज z बराबर लैम्डा और z बराबर माइनस लैम्डा। अरे ऑनलाइन वालों को पल्ले पड़ा के क्या बोला मैंने? यस, इसी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसी को और कैसे बोल सकते थे? एक प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, या बोले जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, या इसको ऐसे ना बोल के ये भी हो सकता था ना, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सोचो जरा, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 2D में चलते हैं वापस से। एक लाइन एक्स एक्सिस के
पैरेलल है तो y के तो परपेंडिकुलर है। अब वापस सोचो मेरी बात को, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट अ डिस्टेंस लैम्डा, तो तूने बोला z बराबर लैम्डा और z बराबर माइनस लैम्डा, तो मैं इसको ऐसे भी हो सकता था इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस एट अ डिस्टेंस लैम्डा, तो भी तो ये मतलब होता। गया, कंटिन्यू करके लिखेंगे पूरा पॉइंट। इक्वेशन ऑफ, ये तो क्या लिखा अपन है, एक्स वाई प्लेन, अब इसी की जगह क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ, नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन एट द डिस्टेंस लैम्डा इज, एट द डिस्टेंस लैम्डा इज x बराबर लैम्डा और x बराबर माइनस लैम्डा। अब तीसरा वाला अपने आप लिख लो, कौन सा बच गया, हाँ जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन, बात एक ही। ऐसे एक ओरल ऑब्जर्वेशन तुम लोगों को इतना अच्छा देखे, अगर ये प्लेन की इक्वेशन जो सामने लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो जो ए 0 हो गया तो प्लेन का नॉर्मल क्या हो गया, बीजे और सी के, इसका डॉट हमेशा आई के साथ 0 आएगा, यानी अगर ए प्लेन में 0 है, मतलब कि मान लो एक्स कंपोनेंट के आगे जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसका मतलब ये प्लेन क्या हुआ, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया, गया, अरे नो, तीसरा पॉइंट, इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तीसरा पॉइंट, इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन अपन ने भी क्या बोला था, जेड पैरेलल होगा, पैरेलल होगा ना वो, क्योंकि एक्स का डायरेक्शन क्या हो गया आई कैप, तो ये वाला अगर 0 हुआ तो उसका मतलब है नॉर्मल क्या हुआ उसके परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में तो क्या होगा, पैरेलल वाला डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना हमारा, क्योंकि प्लेन और एक्स एक्सिस तो क्या हो गई लाइन, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90, तो उसका एंगल क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, यानी 90 माइनस 90 करेंगे तो 0, तो पैरेलल कहलाएगा। लिखो, इन द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब लिख भी लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, in the general equation of plane ax plus by plus cz plus d बराबर 0, if small a is equal to 0, if small a is equals to 0, then the plane will be parallel to x axis, then the plane will be parallel to x axis। सही है, क्योंकि याद करो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो उसका मतलब लाइन का डायरेक्शन वेक्टर प्लेन के नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यानी उनका डॉट 0 आएगा, और तुमने डॉट किसका 0 किया, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या हुआ आई कैप, और अगर ए 0 हो गया तो प्लेन का नॉर्मल क्या हुआ बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो जे कैप और के कैप का डॉट आई के साथ तो 0 ही हुआ ना, नहीं आई बात समझ में। अगर इसी चीज को मैं आगे फर्दर बोलूं कि बी 0 होता तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता, और सी 0 होता तो इसी के आगे लिख लो सिमिलरली फॉर अदर टू केसेस, सिमिलरली फॉर अदर टू केसेस, सिमिलरली फॉर अदर टू केसेस। आज इतना ही रहने देते, इसको अच्छे से पढ़ के आना, अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया कि भाई, होमवर्क दे दिया है मैंने, द एंड ऑफ द क्लास।